नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का इस करंट अफेयर की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी। तो हमारी जो सीरीज है करंट अफेयर की, हम इसको आगे बढ़ाते हुए डेली करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। और डेली करंट अफेयर को हम कैसे कवर करेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं। डेली करंट अफेयर में हम करने वाले हैं, एक तो जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी होने वाली है, 8 से 10 या मैक्सिमम 12 से 14 मिनट की होने वाली है। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हम जो इंपोर्टेंट होंगे, जरूरी नहीं 10 क्वेश्चन हो, इंपोर्टेंट मैं ढूंढता हूँ। इंपोर्टेंट का मतलब है कि 8 भी हो सकते हैं, 8 से कम भी हो सकते हैं, और किसी दिन 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक लिमिट सेट कर लेंगे। मैं 8 से 10 के बीच हम डेली करंट अफेयर करने वाले हैं। उसमें आपके इंटरनेशनल लेवल के भी हो जाएंगे, नेशनल लेवल, स्पोर्ट्स इवेंट सब उसमें हम कवर करेंगे। और खासकर जैसे अभी एक अलग हमारा इवेंट चल रहा है, जैसे पेरिस ओलंपिक को लेकर चल रहा है, तो उसको हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा वो। और उसमें ज्यादा करंट अफेयर बनने की कोशिश जो एग्जामिनर की होती है कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक से आए। और अभी 2-3 साल से एसएससी का ट्रेंड ये है कि करंट अफेयर में सबसे ज्यादा जो भाग है वो स्पोर्ट्स के सेक्शन से पूछता है। स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, उसके बाद वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात करता है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, और क्या लेवल हमारा रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को डीप जाना है या एक ऊपर ऊपर से हमें सब कुछ कवर करके लेने चलना है। तो जो आज के कुछ क्वेश्चन है उसमें 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स के ही हैं, और बीच में स्टैटिक भी पोर्शन हमारा। जैसे करंट अफेयर का असल मतलब ये नहीं होता कि जो डेली घटित जो घटनाएं होती है उनसे होता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है किसी एग्जाम में कि ये क्वेश्चन यार करंट अफेयर का तो नहीं है, इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं आया है। लेकिन होता क्या है कि जो स्टैटिक का पोर्शन हमसे पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं रिलेट हमारा करंट अफेयर से होता है। तो जैसे अभी 15 अगस्त हमारा आने वाला है, तो 15 अगस्त से लेकर वो करंट अफेयर से क्या पूछेगा, जरूरी नहीं करंट का वही पूछ ले कि कौन से नंबर का ये हमारा स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, या कौन इसमें ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। उससे लेकर कुछ और पूछ लेगा, जैसे झंडा को लेकर पूछ लेगा, या स्वतंत्रता का जो पहला हमारा संग्राम था उससे लेके पूछ लेगा। स्टैटिक का ही है, लेकिन रिलेट क्या है वो, कि वो करंट के उससे ही हमारा इफेक्ट डालता है उस क्वेश्चन पर भी। ठीक है, तो हमें करंट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्टैटिक का भी हमें अंदाजा हो जाता है कि स्टैटिक का क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बात यह है, और इस चीज को आप फॉलो करना है कि क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से पढ़ना है, आपको बहुत धीमे तरीके से पढ़ना है। और अगर कोशिश ये करना है कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ पाओ आप। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में ज्यादा हार्ड हो जाती है, इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको लेके चलना है। तो गौर करनी है पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या कौन बनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। इसी से रिलेट मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत में ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। फर्क जान रहे हो क्या आप, सिर्फ एक चीज का है मैंने उसमें, ये एक लाइन या एक शब्द नहीं लिखा, एक ही ओलंपिक में। एक ही ओलंपिक का मतलब है एक ही इवेंट में। जैसे हमारा जो फिलहाल इवेंट चल रहा है वो हमारा पेरिस पेरिस चल रहा है, पेरिस 2024 ओलंपिक इवेंट हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक ही ओलंपिक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेरिस ओलंपिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय महिलाएं बनी है। तो नाम है उनका मनु भाकर जी। ठीक है, मनु भाकर जी किस चीज में है ये हमारा शूटिंग में है। ठीक है, और कौन सा इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या मेडल लिया है। इन्होंने जो अभी तक 2 मेडल लिए हैं, दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडल है। पहली बात आपको नोट करनी है, दोनों ब्रॉन्ज मेडल है। एक इन्होंने इंडिविजुअल लिया था, और एक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे मेल खिलाड़ी, उनके मिश्रित टीम में पार्टिसिपेट करके या मिक्स टीम में पार्टिसिपेट करके उनके साथ लिया है। तो इनका जो मेडल है ये 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने मेडल लिया है। कौन सा, ब्रोंज मेडल लिया है। दूसरा भी, हाँ दूसरा भी इन्होंने, अगर बात करें हम, दूसरा भी 10 मीटर पिस्टल में लिया है। तो क्वेश्चन एक तो पूछ लेगा जो आपके सामने ये है। दूसरा क्या घुमा के पूछ सकता है कि मनु भाकर जी का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये किस खेल से रिलेटेड है। तो आप बता दीजिए ये शूटिंग से रिलेटेड है। और शूटिंग में भी पूछेगा कि ये 10 मीटर पिस्टल से हैं, 50 मीटर से हैं, 40 से हैं। तो क्वेश्चन कई तरह से घुमा सकता है। तो जो मैंने आपके सामने कंटेंट लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये जो मैं कंटेंट अलग से लिखा रहा हूं इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है हमारा। इसको जरूर एक बार आप नोट कर लेना। तो मनु भाकर जी की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर हमारा मनु भाकर जी है। अब बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन जो मैंने घुमाया था वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत में, अगर मैं इसको हटा दिया यहां से,
खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो हमारी है पीवी सिंधु। समझ रहे हो, ये इनके पास भी 2 से ज्यादा मेडल है, लेकिन वो एक इवेंट में नहीं है, या एक जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसमें नहीं है। ये 2 या 4 या 3 ओलंपिक मेडल हैं इनके पास, एक में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं मनु भाकर जी की, तो इनका एक ही ओलंपिक में ये मेडल है दोनों। ठीक है, पीवी सिंधु क्या है, ये एक ओलंपिक में दोनों मेडल नहीं है, अलग अलग ओलंपिक में मेडल है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम, मतलब क्या है, मिक्स टीम होती है, 2 वे उसमें खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक तरफ से स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी या कौन था? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इनके जो जोड़ीदार हैं वो है हमारे सरबजोत सिंह। ये क्या खेलते हैं भाई? जाहिर सी बात है, अगर एक ही टीम में है तो एक ही हमारे स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कौन सा? शूटिंग का खेलते होंगे। और शूटिंग का कौन सा? एक ही हमारा जो 10 मीटर वाली रेंज है, इसी के खिलाड़ी हैं दोनों। इसी में इन्होंने भी मनु भाकर के साथ मनु भाकर के साथ इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक भारत के इस जो खिलाड़ी गए हैं, 100+ खिलाड़ी गए हैं जो पार्टिसिपेट किया है, उसमें से अभी तक 3 मेडल आए हैं। एक बहुत गर्व की बात है, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं अभी तक। ठीक है, अभी कोई ऐसा स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं जिसमें अलग से भारत के जो है, अभी भारत की हॉकी टीम भी अच्छा कर रही है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है उन्होंने, और भी काफी अच्छी उम्मीद है कि गोल्ड भी आएगा। लेकिन अभी तक अगर मैं आज तक की बात करूं, तो उसमें तीनों मेडल जो आए हैं वो हमारे शूटिंग को लेकर आए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बनवारी लाल पुरोहित। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी मतलब राजनीति से रिलेटेड है क्वेश्चन, टॉपिक जो करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं मैं। ये बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, क्वेश्चन दो तरह से बनता है इसमें भी। एक तो पूछ लेगा कि इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूं, इसका नाम है श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जो इसका आंसर है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या पूछेगा, अगर क्वेश्चन घुमाना होगा, कि श्री गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं, ये किसको रिप्लेस करके आए हैं? एक पंजाब के राज्यपाल का पद पर नियुक्त किया गया है, ये कौन से नंबर के हैं पूछ सकता है, या कौन से राज्यपाल को ये हटाकर जब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं या उनकी जगह बैठे हैं, तो वो होंगे हमारे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको करंट अफेयर हटवा के ना आपको समझा के थोड़ा सा बताऊं। ये हमारे इससे पहले जो राज्यपाल थे, ये हमारे असम के राज्यपाल रह चुके हैं। अब ये किसके हैं? अब ये हमारे पंजाब के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, अगर मैं करंट की ही बात करूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? ठीक है, देखो एक हिंट देता हूं मैं, अगर आप करंट अफेयर में आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए कि सबसे ऊंचाई पे स्थित, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, या ऐसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, तो मैक्सिमम चांस है उसका ऑप्शन लद्दाख होगा। मैं आपको हिट एंड ट्रायल का एक तरीका बता रहा हूं कि उसका मैक्सिमम चांस है वो लद्दाख होगा। क्योंकि यार सबसे सबसे पहली बात है कि ये सबसे ऊपर, अगर मैं भारत का एक रफली स्केच, ये एक डायग्राम बनाऊं या मैप बनाऊं, तो सबसे ऊपर जो हमारा राज्य है लद्दाख ही है फिलहाल। तो जो यहाँ कुछ भी चीजें होंगी ना, सबसे पहले ये पर्वतों से घिरा हुआ है, तो जो यहाँ पे चीजें होंगी उसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी। ये आप मान लीजिए कि ये फिक्स है बिल्कुल, कि ये ऐसा होने ही वाला है। इससे अलग इसमें अगर ऑप्शन में लद्दाख ना हो तो सोचना, लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख हो तो सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल जाना है तो लद्दाख की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि लद्दाख होगा। ऐसी कई चीजें हैं, जैसे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, वो सबसे बोलते हैं ना हायर बैटल फील्ड ऑफ द इंडिया या वर्ल्ड होता है वो, विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है वो, विश्व का। तो सबसे ऊंचा है तो मतलब फिर लद्दाख ही है वो। तो इसका क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है? लद्दाख में स्थित है या लद्दाख में बनाई जा रही है। इसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक विस्फोट करके, उस जगह पे विस्फोट करके एक उसका उद्घाटन कर लिया है सुरंग का, वो बनाई जा रही है। ठीक है, तो कहाँ बनाई जा रही है? वो लद्दाख में बनाई जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंगली वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें किस चीज के डिजाइन के लिए जाना जाता है? सबसे पहली बात, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो नाम हम जानते हैं, आज के समय में हम इनको जानते हैं, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एसएससी ने पूछा है, अदर एग्जाम ने पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो पूछते हैं कि इनका संबंध किस डिजाइन से था, यानी इन्होंने क्या ऐसा नेक काम किया जो इनको हम याद करते हैं आज।
तो इनका जो मेन काम था भाई, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, उसका डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ध्वज को लेके पूछा जाता है कि ध्वज का जो हमारा आकार है या उसका जो हमारा पैरामीटर है या इसकी रेडियस है वो क्या है। तो 3:2 में हमारा इसका जो आकार है हमारे भारतीय ध्वज का, 3 क्या है, लेंथ है, और ये हमारी ब्रेथ है, लंबाई या चौड़ाई। ध्यान रखना है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात बता रहा हूं मैं, चौड़ाई लंबाई का नहीं बता रहा। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताओ, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूं मैं लंबाई और चौड़ाई, तो 3:2 है। ठीक है। चौड़ाई उसकी मतलब सॉरी लंबाई ज्यादा है, और ऊंचाई मतलब चौड़ाई की बात कर रहा हूं उसकी कम है। अगर आपने देखा भी होगा इंडियन का जो फ्लैग है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो हमारा किससे संबंध है पिंगली वेंकैया जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से हमारा संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वप्निल कुशले ने पेरिक ओलंपिक में 2024 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है अभी। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि अभी तक भारत पेरिस ओलंपिक में 3 कांस्य पदक जीत चुका है, और तीनों शूटिंग में जीता है। तो इसका तो आंसर मुझे उम्मीद है आप दे दोगे खुद, किसका किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, इसको बताने की जरूरत होगी क्या, नहीं। इनका भी हमारा ये शूटिंग से ही रिलेटेड है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये 50 मीटर पिस्टल में इनका जो है मीटर एयर राइफल, एयर राइफल में इनको हमें कांस्य पदक मिला है या ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो तीसरा मेडल हो गया हमारा शूटिंग में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये एक इंग्लिश के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग से रखा गया है क्वेश्चन। हिंदी में मैं इसको बता दूंगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इस चीज की ये है कि नाम है एक तरह से, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, इतना तो आप उम्मीद है समझ सकते होगे। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपने हिंदी और इंग्लिश जरूर पढ़ी होगी, ना पढ़ी तो पढ़ लेना एक बार, क्योंकि जरूरी होती है, दोनों लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन रखा है कि कहीं बच्चों को इसमें दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो आप। तो आगे से फिर हम बाइलैंग्वेज कर लेंगे दोनों को, एक क्वेश्चन को हम बाइलैंग्वेज होंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है। बात करते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स, पीआरपी बिल 2023 एम्स टू रिप्लेस विच एक्ट। मतलब ये है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स है, ये दो हमारा एक्ट 2023 में जो आया है, ये हमारे किस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है या हटा रहा है, उसकी जगह आएगा ये। तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन बी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स। ये एक एक्ट था जो हमारा 1867 में बना था। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं ये क्या था। जो हमारे प्रेस होता है ना, प्रेस समझते हैं आप, जो हमारे पत्रिकाएं निकलती हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह निकलती हैं, इसी प्रेस की बात कर रहा है ये। तो इसके संबंध में थोड़ा सा इन्होंने एक ये नोट किया है कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता थी या इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, उसको लेके कहीं ना कहीं एक सरकार ने शिकंजा कसने की कोशिश करी है। उस सरकार का दावा ये है, सत्ता दल का दावा ये है कि हमने ये जो चीजें लाए हैं, इसमें हम इसलिए लाए हैं, इसमें संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा सोशल मीडिया जैसा हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था जब ये एक्ट बना था, तो अब साइबर ऐसे ज्यादा हो रहा है, कुछ न्यूज या कुछ ऐसी घटनाएं अब व्हाट्सएप फेसबुक इंडस्ट्री से ज्यादा फैलती हैं, जो काफी झूठी होती हैं। तो इसके लिए ज्यादा एक्ट हमें ले आए हैं। तो एक्ट क्या है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिकाएं, हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनकी जो नई गाइडलाइंस इसमें हमारे सम्मिलित किए हैं, जो हमारा नया बिल है ये हमारा अगस्त में, जो अगस्त गया हमारा 2023 में, उसमें तो ये राज्यसभा से पास हो गया है। लेकिन अब करंट में क्यों है, क्योंकि अब ये लोकसभा से पास हुआ है। और लोकसभा से पास हो गया तो अब क्या है, अब बस कुछ नहीं है, बस प्रेसिडेंट का इस पे जो है मोहर लगनी है और एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उन्हें भी होगा जो साइबर क्राइम जो ज्यादा एक सोशल मीडिया के द्वारा फैल रहा है, ये जो सूची खबर जो हमारे सोशल मीडिया के खिलाफ फैलती हैं या इसके द्वारा फैली जाती हैं, उसकी भी रोकथाम के लिए एक्ट बनाया है, जो सरकार का मानना है या दावा है। और इसमें एक ये चीज हो रहा है कि ये ऑनलाइन होंगे सब चीज, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी, पंजीकरण ये जो हमारे ऑनलाइन होंगे, तो इसमें थोड़ा ईजी हो जाएगा किसी को रजिस्टर करना। और एक चीज इसमें और बता दूं मैं, जैसे साइंस की जो हमारी नोट्स होते हैं या आप बोल लीजिए कि साइंस को लेकर, साइंस बैकग्राउंड को लेकर जो भी मैगजीन होती हैं या हमारी जो बुक्स होती हैं स्टडी मटेरियल को लेकर होती हैं, वो इससे इसके दायरे से बाहर हैं, उनके पंजीकरण कराने की इसके द्वारा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई आप पत्रिकाएं छापते हैं, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई अन्य खबर आप छापते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस एक्ट के तहत। ठीक है। तो एक्ट कहता है कि इसमें नई गाइडलाइंस है कि आपके पास कितनी खबर होंगी, क्या सच्ची होगी क्या झूठी होगी, उसको पहले सबसे पहले सरकार के अधीन रखा जाएगा, वो उसको चेक करेंगी। अगर ठीक है तो ठीक है, ना वरना तो गलत है। फिर जैसे इंटरनेशनल मीडिया होती है, तो अगर वो भारत के किसी अखबार में कुछ न्यूज छापना चाहती है, तो सबसे पहले वो केंद्र सरकार की मुहर लगवाएगी, उससे
ऑथेंटिकेशन लेगी कि हाँ हम इसको अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें ये गाइडलाइंस जो आई है, इसमें नया जो एक्ट है इसमें यही चीजें नई हमारी जोड़ने को मिली है। हो सकता है कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो बाद में बात है, जो एक्ट बन के तैयार हो जाएगा, लागू होगा, मैं उसके बाद बात इसकी करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा नया एक्ट है ये किसको रिप्लेस करके आया, तो ध्यान रखना, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स पीआरबी एक्ट 1867 को रिप्लेस करके आया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट 6134 करोड़ रुपए है ये, ठीक है। इतने रुपए में एक डैम बनाएगा हथनी कुंड, जिसका नाम है क्या, हथनी कुंड। ये कौन से राज्य में बन रहा है, या कौन से राज्य में इसका रिकंसंट्रेशन होगी। ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ये हथनी कुंड जो डैम है, एक तो स्टडी का क्वेश्चन भी है। तो ये सबसे पहली बात, ये हरियाणा में हमारा है और ये पहले से बना हुआ है। इसको दोबारा से कंसंट्रेशन होएगा इसका, मतलब इसका दोबारा से निर्माण होएगा, क्योंकि ये जो डैम है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट डैम है कि यहाँ से 3 राज्य लगते हैं। एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश लगता है, एक तरफ से हमारा यूपी लगता है, और दिल्ली तो सारा इसी के हवाले है भाई। ये बिल्कुल यहाँ है, किस नदी पर है ये हमारा यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है, यमुना नदी हरियाणा से आती है ना, दिल्ली में होकर गुजरती है। और दिल्ली की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा भी हम यमुना नदी को बोलते हैं। सारा दिल्ली इसी के, अगर इसमें यमुना में तबाही आई ना, तो इसका मतलब दिल्ली में तबाही आई है। तो आपने सुना होगा कि यमुना का पानी दिल्ली में चढ़ रहा है या क्या हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि जो हथनीकुंड डैम है ना हमारा, वहीं से पानी छोड़ा गया है, तो इसलिए दिल्ली में बाढ़ आती है, यमुना के द्वारा ही दिल्ली में बाढ़ आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि हथनीकुंड डैम जो है वो थोड़ा वीक है, वो ज्यादा पानी को स्टोर नहीं कर पाता, ज्यादा फोर्स के साथ अगर पानी आएगा तो वो नहीं रोक सकता है। तो उसमें दोबारा पैसे लगा रहे हैं, उसको ज्यादा दोबारा से उस पर काम चल रहा है कि उसको और मजबूत किया जाए, ठीक है। तो हमारा हथनीकुंड डैम कहाँ है, ये फिलहाल हमारा हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे 7 से 8 या लगभग 9 क्वेश्चन हो गए होंगे करंट के। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ऐसी क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लाएंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।